चलो अब ये क्वेश्चन क्या है जरा देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अल्कोहल पानी के अंदर सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। घटिया क्वेश्चन भाई, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप लोगों ने अभी लेटेस्ट में जो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो वीडियो बना रहा हूं, अगर उसमें आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि भैया अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। हम लोग सब जानते हैं अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, as the number of carbon increases solubility decreases। अल्कोहल के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो R होता है, R बेसिकली एक बल्की ग्रुप है। R क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक बल्की ग्रुप है। तो ये जितना ज्यादा बल्की ग्रुप तुम्हारे अल्कोहल पे होगा, मतलब तुम्हारे अल्कोहल पर जितना बड़ा बल्की ग्रुप होगा उतना ज्यादा उसका वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का कैपेसिटी डिक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा बल्की ग्रुप बढ़ता जाएगा वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। तो ये मैंने आपको पहले लॉजिक बता दिया। हमने सॉलिड फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, क्या बोल रहा हूं मैं भी। तो अब आप देख लो, इसमें हेक्सेनॉल 6 कार्बन, ब्यूटेनॉल 4 कार्बन, हेक्सेनॉल नहीं हो सकता। पेंटेनॉल 5 कार्बन, ये भी नहीं हो सकता। प्रोपेनॉल 3 कार्बन, सबसे कम कार्बन प्रोपेनॉल में है, तो मैं प्रोपेनॉल के साथ बढ़ूंगा। मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल होगा, फिर पेंटेनॉल होगा और सबसे कम हेक्सेनॉल होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो वी विल गो विथ प्रोपेनॉल, क्योंकि प्रोपेनॉल के अंदर सबसे नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। What happen when a non-volatile solute is added to a solution? भाई ये तो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है मेरे को। नॉट ऑस्मोटिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप एक सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हो तो बेसिकली ये क्या करेगा? ऑप्शंस देखते हैं। सारा वेपर प्रेशर है, तो ये तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि जब आप लोग मेरे प्यारे बच्चों एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। यानी जब सॉल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों ने जो सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, जब ये सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में होगा, जब इस सॉल्वेंट के अंदर कुछ और मॉलिक्यूल, किसी और टाइप का एटम कुछ नहीं होगा, तब मेरे प्यारे बच्चों ये सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में रहेगा, तब इसका वेपर प्रेशर हाई होगा। लेकिन जैसे इसके अंदर आप लोग सॉल्यूट को ऐड कर देते हो, और सॉल्यूट कौन सा होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस, ये पॉसिबल नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। आई बात समझ में? डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड्स गिव 2 सेम मोनोसैकेराइड? अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। अब आप मुझे इसमें बताओ, क्या आपने थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है? अगर थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि भैया सुक्रोज, लैक्टोज और लैक्ट्यूलोज अलग अलग मोनोसैकेराइड्स देते हैं। लेकिन जब अपन माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज में से एक साथ 2 ग्लूकोज के यूनिट निकलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए मैं माल्टोज के साथ आगे बढ़ूंगा। अगर आपको नहीं पता हो तो ध्यान रखना। अब आपका यह टास्क है कि आपको देखना है कि सुक्रोज में से क्या निकलता है, लैक्टोज में से क्या निकलता है। जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो नहीं निकलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो नहीं निकलता है। ऐसे करके आपको इनको चेक करना है। लैक्ट्यूलोज एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है, तो इसको ना भी चेक करो तो कोई परेशानी नहीं है, बट ये 3 आपको पता होने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। ZNS shows डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब देखो, डिसलोकेशन डिफेक्ट कुछ नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट है ये। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फ्रैंकल डिफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट? भाई एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन,
एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन और एनायन। अब इसमें से क्या होगा, इसमें तो कोई सा कैटायन अपनी जगह छोड़ देगा और डिसलोकेट होकर एक इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज फ्रेंकल डिफेक्ट। अब ये कहां देखने को मिलता है, ये वहां देखने को मिलता है जिसमें आपके कैटायन का साइज छोटा हो, जिसमें आपके कैटायन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया कैटायन अगर अपनी जगह छोड़कर ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, अगर कैटायन यहां पर आकर बैठ रहा है तो बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस कोई ज्यादा तो होगी नहीं, जरा सी होगी। मतलब जरा सी जगह में अगर कैटायन आकर बैठ पा रहा है, मतलब कैटायन का साइज भी जरा सा होगा। इसका मतलब यह है कि फ्रेंकल डिफेक्ट उन सॉलिड्स में, उन आयोनिक सॉलिड्स में देखने को मिलता है जिसमें कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो। अब ये आपसे बोल रहा है कि ZnS डिसलोकेशन डिफेक्ट क्यों शो कर रहा है, तो इसके दो ऑप्शंस होंगे, या तो सल्फाइड, जो तुम्हारा ZnS का जो सल्फाइड है S डाई नेगेटिव, या तो इसका साइज बहुत बड़ा हो, या जो तुम्हारा Zn डाई पॉजिटिव है इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो। तो अपन ऑप्शन देख कर लेते हैं। Zn का साइज लार्जर है, ये नहीं यूज कर सकता मैं, इक्वल साइज नहीं हो सकता, स्मॉल साइज दोनों का नहीं हो सकता, तो तीन ऑप्शन तो गलत हो गए। Zn डाई पॉजिटिव होना चाहिए, Zn डाई पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर इन साइज, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाऊंगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में आगे बढ़ूंगा और मस्त मजे लूंगा। तो गाइज यहां तक आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब आएंगे असर्शन एंड रीजन। तो आपको जैसा मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन बी में 26 से 29 यानी कि कितने 24 क्वेश्चन, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बनाने 20। तो अभी आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 26 से 44 में कितने क्वेश्चन आपसे बन गए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि असर्शन एंड रीजन आने के पहले पहले आपके सारे सवाल बन जाए। अकेडमी से आ रहा है एक बहुत ऑसम अपडेट जिसमें आपको पूछो और जीतो, दैट मीन्स अगर आप अनअकैडमी पर 10 डाउट्स पूछते हैं तो आपको अनअकैडमी 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा। 28 नवंबर तक ही ये ऑफर वैलिड है। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं फॉर फ्री, 24/7 असिस्टेंट है, हाई वीडियो क्वालिटी में आपको सोल्यूशंस मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, एक्सपर्ट्स आपको इसका जवाब देंगे, होमवर्क एंड एग्जाम्स दोनों के लिए आपको इसके अंदर पूरा असिस्टेंट मिलेगा। आपको आस्क का डाउट फीचर के लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, देन आपको सेल्फ स्टडी वाले सेक्शन पे आस्क का डाउट फीचर डायरेक्टली दिख जाएगा। आपको आस्क का डाउट फीचर पे क्लिक करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका फोटो लेके इमेज को क्रॉप करके जस्ट अपलोड कर देना है एंड अपलोड करने एंड गाइस उसके अलावा एक इमर्ज करके मेगा टेस्ट आने वाला है फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट। 50 लाख तक की स्कॉलरशिप्स हैं। 27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में रोज 5 से 6 बजे ये होगा एंड आप लोग सब जानते हैं विनर को स्कॉलरशिप्स के साथ साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो गाइस देर किस बात की, एनरोल नाउ एंड यूज द कोड ग्रेविटी फॉर एनरोलमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, असर्शन एंड रीजन का क्या कहना पड़ रहा है इसका। चलो लेट्स सी। द हेलो अल्केन्स, असर्शन पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 45 का। द हेलो अल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है कि हेलो अल्केन्स वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि वाटर में सॉल्युबिलिटी अच्छी होने के लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अल्कोहल्स में होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप शो करोगे तो मैं समझ सकूंगा कि आप वाटर में इजीली सॉल्युबल हो, लेकिन हेलो अल्केन्स में R और X होता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप और हेलोजन। तो जब ये हेलोजन आपके वाटर के सामने आता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाते हुए ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाता है। डाइपोल डाइपोल यानी एक पॉजिटिवली चार्ज एटम एक नेगेटिवली चार्ज एटम से अट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं इसको स्लाइटली ही बोलूंगा, अल्कोहल तो बहुत ज्यादा होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसका रीजन क्या है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो अल्केन मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हेलो अल्केन मॉलिक्यूल जैसे RX एक दूसरे RX से जुड़ा हुआ है, फिर ये RX एक दूसरे RX से जुड़ा हुआ है,
फिर ये RH एक दूसरे RH से जुड़ा हुआ और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अब इन इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी लगेगी और उतनी एनर्जी इनके पास में अवेलेबल नहीं होती है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दूसरा आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जब आपके हेलो अल्केन्स के बीच का ये इंटरैक्शन टूटेगा, जब हेलो अल्केन्स के बीच का ये इंटरैक्शन टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी इस वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के काम में ली जाएगी, लेकिन ये एनर्जी इसके मुकाबले कम होगी। मतलब हेलो अल्केन्स के बीच का अगर इंटरैक्शन तोड़ा जाए तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है वाटर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। तो ना तो वाटर एक दूसरे से अलग होगा, ना हेलो अल्केन एक दूसरे से अलग होगा, तो ये इससे और ये इससे कैसे जुड़ेगा, तो इनकी सॉल्युबिलिटी हो ही नहीं पाएगी। तो मेरे हिसाब से असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, इसलिए हम लोग यहां पर बोलेंगे दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका ऑप्शन हम लोग क्या यूज करेंगे, हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हुआ, हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, जरा देखो, आप लोग भी देखो, समझो इसको। ये बोल रहा है when NaCl is added to water a depression in freezing point is observed। हाँ, NaCl एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, हम लोग सब इस बात को जानते हैं। और जब ये वाटर में जाएगा, मतलब एक सॉल्वेंट में जाएगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है। याद करो, मैंने जब सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने कुल्फी का एग्जाम्पल दिया था। कुल्फी को जमाने के लिए नमक के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, नमक के पानी की जमी हुई बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पानी 0 डिग्री पर फ्रीज होता है, लेकिन नमक डाला हुआ पानी -2 -3 डिग्री पर फ्रीज होता है, जो कुल्फी को जमाने के लिए काम में आती है। तो ये पॉइंट तो सही बोल रहा है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज नो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिख रहा है गाइस, मुझे ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। देखो, अगर तुमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डाला है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ साथ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी दिखाई देता है। अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से कि भैया वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, क्योंकि जब वाटर अपने प्योर फॉर्म में होगा, सॉल्वेंट फॉर्म में होगा, तब इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा होगा उसमें कमी आ जाएगी NaCl के ऐड करने पर। तो रीजन में क्या बोल रहा था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉज नो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो पॉइंट ही गलत बोल रहा है, ये तो पॉइंट ही गलत है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कॉज करता है और ये लिख रहा है नो डिप्रेशन, ये तो गलत है। तो मेरे हिसाब से रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो यहां पर मुझे इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, जरा देखें। ये रहा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। गाइस, असर्शन एंड रीजन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, नॉलेज। अगर आपके पास में सब्जेक्ट का डिटेल्ड नॉलेज है तो ही आप इसे कर पाओगे, वरना कोई अय्या भैया फैया जो वीडियोस डालते हैं हाउ टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन, कोई मदद नहीं कर पाएगा, कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुमने उनका वीडियो देखा, उनके वीडियो पर व्यूज बढ़ाए, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, उनने पैसा कमाया, और तुम्हारा क्या हुआ, ठंडन गोपाल, अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। तो बेवकूफियों के चक्कर में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट्स पर जाना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट सीखे नहीं हो पाएगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मेरे वीडियोस में मिलेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पिछले सेशन में भी पढ़ाया, उसके पिछले सेशन में भी पढ़ाया, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि ये चीज सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर ही सॉल्व हो पाएगी। तो प्लीज इन पर जरा अच्छे तरीके से फोकस करो। नाउ क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर द, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम H2O to
H2Te, हम लोग सब जानते हैं, बिल्कुल सही बात है कि भाई एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, मतलब H2O के मुकाबले H2S ज्यादा एसिडिक है, उससे ज्यादा एसिडिक H2SE है, और उससे ज्यादा एसिडिक H2Te है। ये पॉइंट तो हमने सबने पढ़ रखा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका रीजन देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, बिल्कुल सही बात है, हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, मतलब वाटर ज्यादा स्टेबल होगा, देन H2S, देन H2SE एंड देन H2Te। अब देखो इस बात को समझो, अब इस बात को समझो, एसिड्स क्या होते हैं? जो प्रोटॉन रिलीज कर दें। अब तुम्हारा H2Te में आप देखो टेलुरियम का साइज बहुत बड़ा हो गया, टेलुरियम का साइज बड़ा होने की वजह से हाइड्रोजन एटम इससे दूर हो गए, टेलुरियम का साइज बड़ा हो जाने की वजह से हाइड्रोजन एटम इससे दूर हो गए। अब आपने जरा सा टेम्परेचर क्या दिया, ये हाइड्राइड्स अलग हो जाएंगे, मतलब H2Te में से प्रोटॉन निकलना इजी हो जाएगा। तो एस वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आपके ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेलुरियम का साइज बढ़ता है, टेलुरियम और हाइड्रोजन की ये जो बॉन्ड है ये कमजोर होती जाती है, और ये इजीली प्रोटॉन को रिलीज करता चलता है, और एसिडिटी बढ़ती जाती है, और थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी जो है, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना इजीली एक H2Te का मॉलिक्यूल दूसरे H2Te मॉलिक्यूल से अलग हो जाएगा। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जो जुड़े हुए हैं, एक H2Te का मॉलिक्यूल दूसरे H2Te के मॉलिक्यूल से अलग हो जाएगा, क्योंकि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कमजोर है। क्यों? क्योंकि टेलुरियम का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो ये टेलुरियम का मॉलिक्यूल अपने खुद के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पा रहा, तो ये हाइड्रोजन के कहां से पकड़ेगा? इसकी वजह से इसका बॉन्ड कमजोर हो गया, और जब ये अपने खुद के नहीं पकड़ पा रहा तो ये दूसरे टेलुरियम के हाइड्रोजन को कहां से पकड़ेगा? तो ये धीरे धीरे थर्मल स्टेबिलिटी भी इसी कमजोर होती जाती है। तो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को समझा रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या थर्मल स्टेबिलिटी का एसिडिक कैरेक्टर से कोई लेना देना है? नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है H2Te के एक मॉलिक्यूल का H2Te के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ना। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है जब आप इस H2Te को हीट करोगे तो इनके बीच का ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टूट जाएगा और ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, बस। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है एक हाइड्रोजन जो टेलुरियम से जुड़ा हुआ है, इसके बॉन्ड का टूटना और He नेगेटिव और प्रोटॉन का अलग निकल के इसकी एसिडिटी बताना। तो पॉइंट्स दोनों सही है, ये भी ट्रू है अपने लेवल पर, ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो मैं इस वाले पॉइंट में क्या करूंगा, मैं इसके अंदर चूज करूंगा बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। किसी को कोई डाउट तो नहीं आया इसके अंदर? भाई थर्मल स्टेबिलिटी दो मॉलिक्यूल को जोड़ने की है, तो दो मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उस पर डिपेंड करेगा। और एसिडिक कैरेक्टर एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच के बॉन्ड का है, तो दोनों सही थे लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्वार्ट इज एन, अरे उल्टा लिख रहा है ये तो पढ़ते ही समझ में आ गया। क्वार्ट्ज
ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस होता है, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस होता है और क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होता है। तो असर्शन तो देखते ही फॉल्स समझ में आ गया। नाउ क्वार्ट ग्लास हैज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये सही है क्योंकि क्वार्ट ग्लास अगर एमॉर्फस है तो एमॉर्फस सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा क्वार्ट ग्लास होता है उसमें एटम्स का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता लंबे ड्यूरेशन के लिए। एक जैसा होगा फिर बिखर जाएगा, फिर एक जैसा होगा फिर बिखर जाएगा। मतलब जैसे मेरी टी शर्ट में पैटर्न देखो, वाइन ब्लैक वाइन ब्लैक वाइन, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, समझ गए? लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, ब्लू ब्लैक फिर ब्लू 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 फिर ब्लैक फिर ब्लैक फिर ब्लैक फिर ब्लू 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 ब्लू, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो एटम्स का भी ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो इसमें रीजन सही है, असर्शन गलत है। देखते समझ में आ रहा है कि रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो क्या ट्रू करें? ये रहा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो फिर तो कोई समझ में ना आने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? देखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17 के अंदर ये पॉइंट डायरेक्ट दिया हुआ है कि जो तुम्हारे ग्रुप 17 में फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर दोनों एटम का साइज इतना छोटा होता है कि ये एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चालू कर देता है और ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। इसलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड, यानी एक हेलोजन जब दूसरे हेलोजन से जुड़ता है, एक हेलोजन जब दूसरे हेलोजन से जुड़ता है तो उनके बीच में भी सेम प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से, इसलिए फिर वो होते हैं। और फिर तुम्हारे नॉर्मल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये तो एकदम सही है, असर्शन तो मेरे को बिल्कुल ट्रू दिख रहा है। नाउ दे ऑल अंडरगो हाइड्रोलिसिस गिविंग हैलाइड आयन डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हेलोजन एंड एनायन डिराइव्ड फ्रॉम द लार्ज हेलोजन। अब इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 49 का क्या मतलब है कि जब कभी भी आप किसी इंटर हेलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करोगे, जब कभी भी आप किसी इंटर हेलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ ट्रीट करोगे, तो वो टूट जाएगा। जैसे IF7 को जब आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा। मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिराइव्ड फ्रॉम द गिविंग हेलाइड आयन, हेलाइड देगा आपको डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर। हाँ, मतलब कि अब यहां पर ये जो वाटर का हाइड्रोजन है ये किससे कंबाइन करेगा? अगर मैं इसको 2 कर दूं और अगर मैं इसको भी यहां पर 2 कर दूं तो 2 to the 14 एंड 7 to the 14, यहां पर आपको 14 HF दिखाई देगा और आयोडीन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। मतलब ये HF जुड़ गए, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो जो तुम्हारा स्मॉलर हेलोजन होगा वो हेलाइड आयन देगा। देखो उसने हेलाइड दिया, F नेगेटिव दिया, एंड आयन एंड एनायन डिराइव्ड फ्रॉम द लार्ज हेलोजन, और डेफिनेटली आपको यहां पर 2I नेगेटिव दिखाई देगा। तो ये पॉइंट भी सही है, ये भी एनसीईआरटी में दिया। तो ये रीजन और असर्शन बोथ आर ट्रू। लेकिन क्या ये बात इस बात को डिफाइन कर पा रही है कि क्यों फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों इंटर हेलोजन कंपाउंड रिएक्टिव और क्यों नॉर्मल हेलोजन कम रिएक्टिव है? नहीं। तो दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर, दोनों डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इस वाले स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं इसके लिए क्या चूज कर सकता हूं? मैं इसके लिए ये चूज कर लूं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डेफिनेटली मैं इसको चूज करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो गाइज यहां पर हमारे 49 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ चलेंगे।
6 क्वेश्चंस दिखेंगे, कोई 5 करने हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 वाला देखते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास में एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, दे बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। डायरेक्ट टेबल में से क्वेश्चन आया है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि टेबल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इतना ज़्यादा इन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार टेबल पढ़ के जाना है, क्योंकि बार बार दिख रहे हैं तो टेबल एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन? एरिएटेड ड्रिंक्स सामने दिख रहा है। एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब आप देखो यहां पर ये तुम्हारा सॉल्यूट है और ये तुम्हारा सॉल्वेंट है, और जो भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का नेचर सॉलिड है, मतलब यहां पर तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होना चाहिए। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ब्रास सॉलिड, ब्रॉन्ज सॉलिड, हाइड्रेटेड सॉल्ट सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में, हाइड्रेटेड सॉलिड में जो सॉल्वेंट है ये तुम्हारे सॉल्ट है, और सॉल्ट हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए ये तीनों सॉलिड है। एरिएटेड ड्रिंक आपका लिक्विड सॉल्यूशन है। अच्छा सवाल था, मजेदार सवाल था। डायमंड, सिलिका एंड सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, सिलिका एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर, भाई डायमंड के अंदर मैं ये बात जानता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये सब कोवेलेंट सॉलिड के टाइप है। आयोनिक में तो आयंस होने चाहिए, डायमंड तो सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होता है। सिलिका में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन एंड कार्बन होता है। तो ये तो सब आपके ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, और ये तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते। तो घटिया क्वेश्चन हुआ ना, घटिया क्वेश्चन हुआ। चलो अब एक पैराग्राफ दे रखा है आप लोगों को, लेट्स स्टडी द पैराग्राफ फर्स्ट। एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। वैसे बाबा तो पैराग्राफ बेवकूफ बनाने के लिए होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल काइनेटिक डेटा ऑन रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन एटम with halogenated derivative of methane and ethane, 37 reaction have been analyzed by the intersecting parabolas method. Okay, now the following 5 factors have an effect on the activation energy of these reactant. Chemical kinetics, the enthalpy of the reaction, triplet repulsion, electronegativities of the reaction center, the dipole-dipole and multi-dipole interaction between the reaction center and polar group, and the effect of the electrons in the vicinity of the reaction center. The increment characterizing the contribution from each factor to the activation energy of the reaction have been calculated. The contribution from the polar interaction delta E to the activation energy depend on the dipole moment of the polar group and obeys the following empirical equation. ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब ये सब बकवास हो गई। एक बार बता दूं, पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। कैसे? क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, मुझको ऑप्शन देख के समझ में आ गया। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आर द मोस्ट यूजफुल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स मतलब तुम्हारा जैसे मान लो CH3Cl हो गया, ये अल्काइल हैलाइड हो गया, इन विच द हेलोजन आर बॉन्डेड टू। अब भाई अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड में तुम्हारा हेलोजन जो है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? अब आप देखो ये कार्बन के पास में 1 2 3 और 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका पैराग्राफ से क्या लेना देना था? उसमें गंदे गंदे वर्ड दे दिए, दिमाग खराब कर दिया। तुम तो सीधे ऑप्शंस पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना और आगे बढ़ना। फालतू पैराग्राफ पढ़ के दिमाग खराब मत करना। कहीं अटको, कोई रेफरेंस लेना हो तो यूज करना, अदरवाइज नॉलेज के बेसिस पर सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अगेन घटिया क्वेश्चन। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप अराउंड द सेंट्रल एटम इज टेट्राहेड्रल इन ऑल द सब्स्टिट्यूएंट कार्बन अटैच्ड if all the substituent attached to that carbon are different। मतलब मैंने क्या सीखा था, अगर एक कार्बन है जिससे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं और चारों अलग अलग है,
चारों अलग अलग हैं, तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? ऐसे कार्बन के पास में कायरलिटी आ जाती है, और ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन भी बोला जाता है, और ऐसे कार्बन के अंदर एसिमेट्री आ जाती है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो ये ए सिमेट्रिकल कार्बन भी हो गया, तो इसमें ऑप्शन में मुझे कायरल भी दिख रहा है और एसिमेट्रिक भी दिख रहा है, तो बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। अब देखो ये एक और लफड़ा हो गया सैंपल पेपर में, ये दूसरा ऐसा सवाल आ गया जिसमें बी और सी दोनों करेक्ट है, तो ठीक है, यहां पर हमारे पास में हो सकता है ऑप्शन आगे बढ़ जाए कि ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी एंड ए। तो भाई आप बी एंड सी के साथ जाओ, आगे बढ़ो, दोनों ही सही है क्योंकि, तो ये भी नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर का, इन अल्काइल हैलाइड्स ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी, हाँ भाई RX में बहुत ज्यादा पोलैरिटी होती है, एज वेल एज हाई मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। द इंटर मॉलिक्यूलर डैश एंड डैश force of attraction are stronger in halogen derivatives, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स में R और X होता है, और दूसरे अल्काइल हैलाइड में भी RX होता है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ऑप्शंस को पहली फुर्सत में हटा देता हूं। अच्छा, क्योंकि ये बोल रहा है हाई पोलैरिटी है, हाई मॉलिक्यूलर मास है और स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, तो लंडन फोर्सेस तो वीकेस्ट होते हैं, लंडन भी हटा देता हूं, तो बचा क्या? डाइपोल डाइपोल होता है और वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड इसी के साथ आपका ये वाला सैंपल पेपर भी खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वाला सैंपल पेपर भी क्लियर हो गया होगा, एंड वी हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब हमारा सैंपल पेपर खत्म। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं जल्दी से अल्कोहल फिनॉल ईथर भी कंप्लीट करवा देता हूँ, साथ साथ में सैंपल पेपर भी चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जल्दी मिलेंगे सैंपल पेपर क्या बोल रहा हूँ, सैंपल पेपर नंबर 3 के साथ। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडलो।